वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में मतदान जारी है और गोवा में 5 बजे तक 75.29% तक मतदान हो चुका है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 60.44% तक मतदान हो गया है। साथ ही आपको उत्तराखंड का अपडेट भी बताते हैं कि उत्तराखंड में 5 बजे तक 59.37% मतदान हुआ है। गोवा की बात करें तो गोवा में 5 बजे तक 75.29% मतदान हो चुका है। नॉर्थ गोवा में 5 बजे तक 75.33% मतदान हुआ है। साउथ गोवा में कुल मिलाकर 75.26% तक मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक की बात की जाए तो 60.44% तक मतदान हुआ है। अमरोहा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 66.15% मतदान, तो वहीं बरेली में 57.68% मतदान हुआ है। तो बिजनौर में 61.44% मतदान और वहीं बदायूं में 55.98% मतदान हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश की जानकारी है कि कहां पर कितने बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो आप बता रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद का भी अपडेट आपको बताते हैं कि 64.52% यहाँ मतदान हो चुका है। रामपुर में भी आंकड़ा अगर आपको बताते हैं मतदान प्रतिशत का तो रामपुर में 60.10% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 67.05% तक मतदान हो चुका है और इसके अलावा संभल में 56.88% तक मतदान हो चुका है। तो दिग्गजों की जो किस्मत का फैसला वो भाग्य विधाता जनता ईवीएम में कैद कर रही है और कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर गोवा हो। तो ये अपडेट है। शाहजहांपुर की बात करते हैं तो 55.20 मतदान यहां पर हो चुका है फीसदी। उत्तराखंड में 5 बजे तक का कुल मिलाकर आंकड़ा आपको बताएं तो 59.37% मतदान हुआ है। और कहां पर किस दिग्गज की साख दांव पे लगी हुई है, टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे दाएं और बाएं तो आपको पता भी चलेगा कि उत्तराखंड के कौन से बड़े वो चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के कौन से वो बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गोवा का अपडेट भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए गोवा में कौन कौन से वो दिग्गज हैं, कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर है वो भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी है कि गोवा में 5 बजे तक 75% तक मतदान हुआ है। तो मतदान प्रतिशत हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए अब दूसरा चरण है उत्तर प्रदेश में और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही पुरुषोत्तम भट्ट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। राहुल जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और जिस तरीके से मतदान प्रतिशत हम बता रहे हैं, हालांकि पहले चरण की बात करें तो 60% के करीब पहले चरण में मतदान हुआ। दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रतिशत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये तो स्पष्ट है कि जो मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक के हम लोग को दिख रहे हैं तो वो प्रथम चरण से जो है कि मतदान प्रतिशत द्वितीय चरण में हम लोगों को ज्यादा दिख रहा है जी। और अभी भी देखिए दीपिका जी 1 घंटे का मतदान बाकी है तो 6 बजे तक होना है। और ऐसे में 6 बजे के बाद भी जब चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत की घोषणा करता है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ परसेंट की उसमें वृद्धि हम लोगों को नजर आती है। अगर वो 2-3% तो जो चुनाव आयोग जब 6 बजे की घोषणा करेगा तो वो 3-4 घंटे बाद, इसका मतलब है कि मतदान प्रतिशत काफी बेहतर जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो प्रथम चरण के तुलना में हम लोगों को बड़ा मतदान प्रतिशत जो है यहाँ पे नजर आ रहा है द्वितीय चरण में। इसका मतलब है कि जनता ने काफी हर्षोल्लास के साथ एक तरह से वोटिंग किया है, प्रथम चरण से ज्यादा ही किया है दीपिका जी। और एक चीज देखिए, जो उत्तराखंड के भी जो हम लोग देख रहे हैं मतदान प्रतिशत जो 59% अभी दिख रहा है। उत्तराखंड में एक तरह से काफी भयंकर काफी ठंड रही है हिल स्टेशन वगैरह पे भी, लेकिन आप देखिए वहां पे भी मतदान प्रतिशत एक तरह से बेहतर दिख रहा है इस समय। तो गोवा में तो पहले से ही मतदान प्रतिशत ज्यादा मतदान प्रतिशत की वहां पे परंपरा रही है उस जगह पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग उत्तराखंड और अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो एक बेहतर मतदान प्रतिशत की तरफ यह चुनाव अग्रसर हो रहा है। शाम के समय में इस समय और काफी ज्यादा आंकड़ों में काफी ज्यादा वोट जो है डाले जाते हैं। यानी कि राहुल जी आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, उसके बाद और भी हो सकता है कि और भी ज्यादा ये प्रतिशत बढ़ जाए। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपका रुख करूंगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से अब मतदान हुआ पूरे दिन और मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिला। 5 बजे तक 59.37% मतदान हुआ है। इस प्रतिशत को हम किस तरीके से देखें?
प्रतिशत क्या बढ़ा है या फिर कम हुआ है? क्या इस पर आपका रिएक्शन रहेगा, क्या इसकी टिप्पणी रहेगी आप पर? देखिए दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड का जो रुझान है वो सरकार के मुझे लगता खिलाफ गया है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का जो दर था वो इतना ज्यादा था। लोग महंगाई से बहुत त्रस्त थे, तो त्रस्तता के कारण लोगों ने जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों में गए। मैं अधिकांश क्षेत्रों में मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे जो जिनको अपने भविष्य की चिंता थी वो सिर्फ यही कह रहे थे कि बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा उत्तराखंड में है, महंगाई का आलम बहुत ज्यादा है। और इसका इस बार उत्तराखंड के चुनाव में एक चीज बहुत बढ़िया देखने को मिली कि लोगों ने नेताओं की जवाबदेही तय करी। जब नेता अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे थे तो लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए। ये एक बहुत अच्छा साइन जो है उत्तराखंड में देखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर दिखी, जिसका फैक्टर है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है। यानी कि आपके हिसाब से मतदान प्रतिशत बढ़ा है उत्तराखंड में। ठीक है राहुल, ठीक है पुरुषोत्तम जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल राहुल जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। राहुल जी, क्योंकि हम देखिए लगातार मतदाताओं की जागरूकता की बात भी करते हैं और वो जागरूकता देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आप भी अभी बता रहे थे कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि हो सकता है प्रतिशत बढ़ जाए। अब ये प्रतिशत जो लगातार बढ़ रहा है, इस ट्रेंड को हम किस तरीके से देखें? कितनी सुखद ये तस्वीर रहेगी और कितना सुखद ये ट्रेंड रहेगा और क्या संदेश देगा ये? देखिए, पहले मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड पे अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उत्तराखंड में मैंने सुबह से मैं लगातार डिबेट में हुई तो मैं देख रहा हूँ कि जो अलग अलग जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कि काफी ज्यादा ठंड थी। मैं घर से जब सुबह 6 बजे निकल रहा था फिल्म सिटी के लिए, तभी मैंने देखा कि यहाँ पे दिल्ली में उसमें बिल्कुल अंधेरा था और 7 बजे के आसपास यहाँ पे भी अगर ठंड का हम लोग दिल्ली एनसीआर में अनुभव कर रहे थे तो सोचिए उत्तराखंड में ठंड की क्या ही स्थिति होगी। लेकिन उस ठंड ने लोगों के जनसैलाब को, एक तरह से वो जो एक जनसैलाब है वो लगातार वहां पहुंचा है। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड में भी गया था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही प्रचंड बहुमत एक तरह से पिछले 2017 के चुनाव में मिली थी। जब से उत्तराखंड का गठन हुआ 2000 में, और ये 5वां चुनाव है उत्तराखंड का, तो 57 सीट्स किसी पार्टी को पहली बार मिला था। तो लोगों में 2-3 प्रश्न बिल्कुल कॉमन प्रश्न थे वहां पे कि चूंकि नारायण दत्त तिवारी के अगर हम लोग कार्यकाल को छोड़ दें वहां पे, तो उसके अलावा फिर वहां पे 5 साल का फुल टर्म पूरा करने वाले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए आज तक। तो लोगों का सवाल यह था कि अगर हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से अगर एक सरकार बनाई तो फिर हमें एक अस्थायी सरकार क्यों नहीं मिला? नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न यह था कि चलिए अगर उस पर पुष्कर सिंह धामी काफी अच्छे हैं, हाँ, चलिए उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी इतने अच्छे हैं और उनको अगला भी नेक्स्ट सीएम का चेहरा बनाया गया है, तो फिर सवाल जो है कि दीपिका ने ये आ रहा था कि भाई उनको आपने 5 साल पहले से क्यों नहीं दिया? तो ये कुछ बड़े सवाल थे। देखिए, जब हम लोग अभी महंगाई पे अभी बात कर रहे थे, वो देखिए दिल्ली एनसीआर में जो महंगाई है अगर देश के समान हिस्से में, लेकिन जब हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। वहां पे चूंकि परिवहन कॉस्ट और दूसरे तमाम चीजों के कारण वो और बढ़ जाता है उसकी कीमतें। तो एक तरह से ये कुछ समस्याएं रही है वहां पे। देखिए, पलायन का मामला रहा, सरकारें आती और जाती रही, अलग अलग सरकारें, लेकिन अब तक जो है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। रोजगार के मामले को लेकर कई बड़ी चीजें की गई थी, तो ये सब तमाम चीजें रही। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की वहां पर जाके, जैसे कि उदाहरण के लिए कई पार्टियां गई दिल्ली से, जो है कि आम आदमी पार्टी गई वहां पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फील्ड में आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं था, जबकि वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि भाई हम तो बिल्कुल विश्व स्तरीय आपको स्कूल देंगे। लेकिन वहां के लोगों की कहना था कि पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी हो जाए ना, फिर कोई आके हमारे विश्व स्तरीय चीजों का वादा करे यहाँ पे। ठीक है राहुल जी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी भी जुड़ गए हैं चर्चा में, उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर आगे की भी चर्चा शुरू होगी। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले सर टिप्पणी इसी पर चाहूंगी, क्योंकि मतदान प्रतिशत की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे तक की बात करें तो 59.37% तक मतदान हुआ है उत्तराखंड में। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या संकेत देते हुए ये प्रतिशत? दीपिका, अगर हम देखें इसको, हमने जो पिछला चुनाव था 2017 का, तो उसमें जो प्रतिशत था वो 65.64% था चुनाव जो मतदान का था। और 2012 में देखें तो उसमें 1.5% ज्यादा था। तो पिछले चुनाव में 1.5% कम रहा है मतदान, लेकिन अभी तक की जो फिगर आ रही है सामने 59.37% जो मतदान हो चुका है। और अभी 1 घंटे का, ये 5 बजे की फिगर है, अगर हम 6 बजे तक का आंकड़ा लेंगे और जो मतदान केंद्रों में अंदर है मतदाता जिन्होंने वोट डालना है, तो उनको देखते हुए ये लगता है कि ये संख्या इन दोनों बार की संख्या से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। लगभग शायद 68 या
69% मतदान की उम्मीद है। तो ये मतदान दर्शाता है कि सीधा सीधा तौर पर जो मतदाता आ रहे हैं बड़ी संख्या में वोट देने, तो ये एक परिपाटी है स्वाभाविक सी कि ये सरकार के समर्थन में वोट देने नहीं आते कि सरकार ने ये कार्य किया है। बिल्कुल ये एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है जो कि सरकार के विरोध में वोट जाता है। लेकिन इसका कुछ असर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे टिहरी सीट पर मात्र 45% 46% मतदान हुआ है जी। तो वो ये दर्शाता है कि जैसे किशोर उपाध्याय ने पाला बदला और वो दूसरी साइड भाजपा में चले गए, भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस में आ गए, तो वहां का वोटर भी बड़ा हैरान है कि हम वोट दें किसको। तो शायद उन्होंने वोट से दूर रहना ज्यादा पसंद किया और वो मतदान से दूर रहे। तो यही कारण रहा कि वहां पे मतदान की संख्या नहीं, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में नरेंद्र जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे तस्वीर अभी देखिए, अब 6 बजे का अभी जब प्रतिशत आ जाएगा तो आप बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ जाएगा, और आप बता भी रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी ये बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मैं यही आपसे समझना चाहूंगी कि जब प्रतिशत कम होता है तो उसके क्या कारण माने जाते हैं, और जब प्रतिशत बढ़ता है तो उसके क्या संकेत माने जाते हैं? अगर सरकार की कार्यप्रणाली से जनता खुश है तो उसका जो एक यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट चलता आया है कि यहाँ पे 60% के करीब वोट पड़ता है जी, तो वो रहता है। अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वो सरकार के विरोध में जाता है वोट। ये कोई सरकार का इस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं है, मंदिर बनाने का मुद्दा नहीं है, या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हरिद्वार में धर्म संसद हुई और 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बयान दिया कि कॉमन सिविल कोड की बात कही, लेकिन वो सब चीजें मैटर नहीं करती। उसके बावजूद वोट प्रतिशत जो ऊपर जाता है वो ये दर्शाता है कि जनता कहीं महंगाई से, किसी सिलेंडर से त्रस्त है या पेट्रोल के दामों से त्रस्त है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बो फॉर्म करता है जो कि आपके किसी गृहिणी की रसोई को छूती है, कुछ बातें पॉकेट को छूती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति है जिसकी एक सीमित तनख्वाह थी, उसके बाद भी वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें फॉर्म करती हैं जिससे कि जनता का मन बनता है जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। राहुल जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए धर्म, जाति, बयानबाजी हम सभी ने देखी, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सबसे ज्यादा प्रभावित इस बार मतदान को कर रहा है? देखिए, मैं पहले तो उत्तर प्रदेश का जो सेकंड चरण है, मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है कि फर्स्ट चरण से ये मतदान प्रतिशत बिल्कुल ज्यादा होगा। मतलब वो आप फाइनल आंकड़े जब हम लोग देखेंगे, चूंकि उसके तरफ ये संकेत चल रहे हैं कि 60%, तो उसमें लास्ट को चुनाव आयोग ने फाइनल एक तरह से लास्ट में वो आंकड़े 6 बजे वाले में दिए थे जो हम लोग अभी ही देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो मतदान प्रतिशत बिल्कुल ज्यादा है। दूसरी चीज की देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इस जगह पे डोमिनेशन कहीं पे विपक्ष की जो है कि वो एक तरह से प्रभुता यहाँ पे नजर आ रही है सेकंड चरण में। क्योंकि देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो इस बार जो सीधे सीधे जो मुस्लिम वोटिंग कर रहे हैं, मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर वो वोट जब तक वो बढ़ता नहीं है तब तक बीजेपी के लिए उस पर रास्ते नहीं निकलते हैं। लेकिन जो अलग अलग जगहों से जो हम लोगों को जो सूचनाएं मिल रही हैं, और जो जिस तरह से प्रथम चरण में भी हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं जो वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके उस प्रकार की वोटिंग वो कर रहे हैं। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक तो ये मामला है। थोड़ा सा देखिए, अभी भी ये एक तरह से गन्ना बेल्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो उसमें हम लोग इसको किसान आंदोलन का भी पूरा प्रभाव है इस जगह तक। अब देखिए, जो यूपी में तीसरा चरण का चुनाव होगा, वो फिर एक तरह से कहीं कहीं वो जो पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र से वो अलग होंगे, वहां के मुद्दे भी थोड़े अलग होंगे। किसान आंदोलन का प्रभाव भी उधर जो है हम लोग को वैसा नहीं दिखेगा दीपिका जी, जैसा कि हम लोगों ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण में देखे हैं। देखिए, 2-3 चीजें बीजेपी अपना मजबूती के रूप में क्या क्या चीज पेश करती रही। एक तरह से उन्होंने जैसे कि मान लीजिए 14-15 करोड़ लोगों को जो उन्होंने राशन दिया, या अलग अलग लाभार्थियों का जो पूरा समूह तैयार किया, उनको उनके ऊपर भरोसा था। थोड़ा ध्रुवीकरण के मामलों पे भरोसा था, 80-20 तमाम तरह की चीजें की गई। उन्होंने हर प्रकार के, देखिए तमाम गृह मंत्री जी भी जो है कि चुनाव प्रचार में नजर आए, प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत झोंकी उन्होंने, और वो चुनाव काफी मजबूती से लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। तो ये सब तो बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी की। लेकिन कहीं की जो विपक्ष की जो रणनीति रही एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की, तमाम उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ये लोग भी लगातार लेके रहे। तो ये जो चुनाव है कहीं कहीं 2014, 17 और 19, उन तीनों से ये चुनाव जो है प्रथम दोनों चरण अब तक जो मुझे दिख रहे हैं वो उनसे थोड़े भिन्न दिख रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के लिए एक वाक की स्थिति कहीं से भी नहीं है एक तरह से। नहीं तो राहुल जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो पहला और दूसरा चरण है ये निर्णायक भूमिका अदा करेगा? देखिए, निर्णायक भूमिका तो रहेगा, लेकिन फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इनके तीसरे चौथे चरण कैसे जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं कहीं कहीं बुंदेलखंड के क्षेत्र
में मैं गया हूं वहां पे भी, तो बुंदेलखंड में मुझे जो है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखी है। तो कई क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत भी है, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कड़ा टक्कर भी दे रही है। तो वो तो जैसे जैसे चुनाव होते चलेंगे फिर पता चलेगा, लेकिन इन 2 चरणों में कहीं कहीं एक तरह से वो बढ़त लेते हुए प्रारंभिक तौर पे जो है हमें नजर आ रही है दीपिका जी। ठीक है, पुरुषोत्तम जी का भी रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, क्योंकि देखिए आपने दोनों ही मेहमानों को आपने सुना, और एक तरफ उत्तराखंड की एक तरफ उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि नरेंद्र जी भी कह रहे थे कि इस बार मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं, और अगर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है। मैं इसी पर आपसे समझना चाहूंगी कि इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी। और दूसरी तरफ ये कि हम देखते हैं उत्तराखंड में कि एक बार कांग्रेस, दूसरी बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरीके से। लेकिन अब इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ताल ठोकी है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये मुकाबला अभी द्विकोणीय है या फिर त्रिकोणीय बन चुका है? दीपिका जी, अभी तक उत्तराखंड का जो मैं समझता हूँ कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी इतना प्रभाव अभी यहाँ दिखा नहीं पाई है। हाँ, इतना जरूर है कुछ निर्दलीय और कुछ यूकेडी के जो मत प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी जिस गलतफहमी में थी कि उनके जो गुमराह करने वाले जो स्टेटमेंट थे कि हमने विकास किया है, और वो पिछले 6 महीने से जिस तरह से या पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से प्रचार किया था, तो आम जनता को, जो आम जनता, जो मिडिल क्लास मैन है या जो गरीब तबका है, वो महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा त्रस्त थी। गैरसैंण एक बहुत बड़ा यहाँ का राजधानी का एक मुद्दा था, लोकायुक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कहता है बीजेपी ने पिछले 5 साल से ठंडे बस्ते में डाल रखा था। तो इस बार जब मुद्दों पे ज्यादा मुझे लगा फोकस हुआ, वोटर बहुत साइलेंट था, लेकिन आज जिस तरह से वोटर खुल के सामने आया है और एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है उत्तराखंड में ज्यादा हावी हुई है। ठीक है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। अब देखिए, आपने प्रचार का जिक्र किया और प्रचार की आपने बात कही, इसी पर एक सवाल मेरे जहन में आया कि नरेंद्र जी, क्योंकि देखिए अब स्टार प्रचारकों की अलग से सूची बनाई गई थी, स्टार प्रचारकों को उतारा गया था प्रचार के लिए। क्या स्टार प्रचारक इसमें भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं? कितना असर स्टार प्रचारकों का पड़ रहा है? क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। जी दीपिका, देखिए मैं आपको स्टार प्रचारकों की जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको रूबरू कराता हूं, और शायद मेरे साथ ही जितने राहुल जी और पुरुषोत्तम जी और आप भी सहमत होंगे इस बात से जी। स्टार प्रचारक की भूमिका होती है कि मतदाता के अंदर जोश उत्पन्न करना, मतदाता को प्रेरित करना कि वो हमारे दल के लिए मतदान करे। अब 2 तरीके का मतदान हो गया, एक तो जनसभाएं होती हैं और एक वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं जी। जनसभा में तो एक सीधा सा फंडा है कि आपको जो मतदाता है वो जो जनसभा सुनने आया हुआ है, तो वो उसका सीधा सा फीडबैक मिल जाता है, नेता को पता चल जाता है, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसके साथ में हुटिंग करना या हाथ उठाना। और वर्चुअल रैली में ये चीजें सब मिसिंग होती हैं। 2027 के लिए उन्होंने अपना शामियाना या दरियां जरूर बिछा दी हैं, ताकि 2027 में जो वो चुनाव लड़े तो वो एक तीसरे विकल्प के रूप में और बिल्कुल टक्कर देने की स्थिति में हो। और यहां तक ये भी हो सकता है कि वो सरकार में शामिल होने या सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। यानी कि अपनी प्रेजेंस दिखा दी है, आप ये कह रहे हैं नरेंद्र जी। राहुल जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, क्योंकि हम देखिए कि लगातार मतदाता तो पहुंच रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और एंड मोमेंट तक हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें तक लगी रही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर खड़े नजर आए। लेकिन ऐसे में कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ जिले ऐसे भी है जहां पर सुस्ती देखने को मिली। इसका क्या कारण हम माने? देखिए, सबसे पहले मैं जरा सा उत्तराखंड पे मैं भी थोड़ा सा कुछ चीज में कह दूं, फिर आपके सवाल पे भी मैं आ रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में देखिए 2-3 चीजें तो जो अभी इन्होंने बिल्कुल कही कि देखिए डिजिटल आप जब प्रचार करते हैं तो उसके लिए एक अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होता है जी। तो वो एक तरह से उसका कहीं न कहीं उत्तराखंड में अभाव तो रहा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी चीज की देखिए, अगर मैं पिछले बार देख रहा था कि जो वहां पे जो तमाम जो पर्वतीय जो हमारे जो विधानसभा सीट्स हैं, उन तमाम जगहों पे एक तरह से पिछले 2017 में भी हमने देखा कि वहां पे महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में जा रहा है जी। तो देखिए, जब हम लोग किचन वगैरह का तमाम चीजें जो संभालती हैं वो महिलाएं ज्यादा संभालती हैं। अगर महंगाई किचन रसोई में महंगाई होती है जी, तो वो पुरुषों को कुछ पता चले ना चले, महिलाओं को जरूर पता चलता है। हम लोग जानते हैं
उत्तराखंड जो है वो मातृशक्ति से, चाहे वो उत्तराखंड में पुराने जो है कि चिपको आंदोलन हो या उत्तराखंड की आजादी, उत्तराखंड के जो है कि एक तरह से स्वतंत्र राज्य से संबंधित आंदोलन हो, जो उन सबों में जो है कि मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा है। वहां के चुनाव में भी एक तरह से डिसीजन लेने में एक तरह से उनका योगदान है। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे भी सोचना पड़ेगा। आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो महंगाई सब तो ज्यादा होता ही है, तमाम वो प्रभाव, वो जब निर्णायक रूप से मत करती हैं वो, तो उनकी स्थिति ऐसे नहीं कि वो पति कह देना और वो वोट कर ले रही है। कहीं कहीं एक तरह से उत्तराखंड की स्थिति बाकी दूसरे जगहों की स्थितियों से ये एक भिन्नता भी मुझे नजर आती है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए अब तक वहां पे स्पेस नहीं है। देखिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर 12-17 से 2012 से अगर मैं ले लेता हूँ वहां के प्रतिशत, अगर मैं कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस अगर सबसे बुरा प्रदर्शन, यानी कि जबकि 60% से ऊपर जब बीजेपी का लोकसभा में एक तरह से प्रदर्शन होता है, फिर भी कांग्रेस 32-33-34% के आसपास बची हुई होती है। उसी तरह से एक तरह से बीजेपी भी एक तरह से एक सीमा से पीछे नहीं जाती है। तो जो वर्तमान में वहां पे समीकरण है, उस समीकरण में वहां पे आम आदमी पार्टी के लिए कोई इस समय स्थान नहीं है इस चुनाव में। इसलिए जो हम लोग सीधा सीधा इस चुनाव को देख रहे हैं, ये सीधे बाइपोलर मुकाबला है, जहां पे कि कांग्रेस बनाम ये बीजेपी का मुकाबला है। वहां पे एक तरह से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी आएगी तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोटों को, ठीक है, यानी कि बाइपोलर, ये उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। जो मेरा सवाल था आपसे कि कहीं कहीं सुस्ती देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण माना जाए? क्योंकि देखिए बढ़ोतरी पर तो नरेंद्र जी ने साफ कर दिया है कि बढ़ोतरी क्यों होती है और क्या वो संकेत होते हैं, लेकिन अगर सुस्ती देखने को मिलती है तो वो क्या संकेत होता है? देखिए जहां पे आपको सुस्ती दिख रहा है, देखिए प्राय सुस्ती के संकेत तो इस रूप में आते हैं कि फिर एक तरह से वहां पे कहीं कहीं वो विधानसभा में लगभग चीजें यथास्थिति में रहने वाली होती है। लेकिन सुस्ती के दूसरे कारण भी होते हैं, क्योंकि देखिए मतदान प्रतिशत पे हम लोग जब आकलन करते हैं तो उसके कई तरह के अवधारणाएं आते हैं। जैसे कई बार, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर लोग एक पार्टी विशेष के लोगों को अगर ये मैसेज पहुंच गया कि संभवतः वो अपने प्रदेश में सरकार, अपनी इच्छा अनुसार सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं, लेकिन जब उनको कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि शायद जो है कि यहाँ पे जिसकी सरकार चाह रहे हैं उसकी सरकार नहीं आ रही है, तो ऐसे में भी कई बार मतदाताओं में एक तरह से वो हतोत्साहित होते हैं। तो ये भी एक चीज होती है। तो इसको ठीक है, तो इसके कई फैक्टर हम मान सकते हैं कि अगर कहीं पर सुस्ती देखने को मिल रही है। पुरुषोत्तम जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि देखिए राहुल जी ने महिलाओं का जिक्र किया और मैं भी महिलाओं का जिक्र करने ही वाली थी, उन्होंने उससे पहले किया, मुझे भी याद आ गया, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी की बात करें, देखिए आधी आबादी को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाती है और इस बार तो आप मैनिफेस्टो भी देखेंगे पार्टियों के, तो अलग अलग तरीके से महिलाओं को रिझाने की कोशिश की गई थी। उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भूमिका को आप इस बार कैसे देख रहे हैं? क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर जस की तस बरकरार है, और या फिर उनकी जो भूमिका है कितनी ज्यादा अहम है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 चुनाव था, जब मोदी लहर चल रही थी, तो मोदी लहर में प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को मिला। लेकिन इस वक्त जो है कहीं पे लहर वाली कोई बात नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हावी थी। और जहां तक आपने महिलाओं की बात कही, इस वक्त जागरूकता बहुत ज्यादा मुझे मतदाताओं में ये दिखाई दी कि चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे युवा लोग हैं, मतदाता जागरूकता, जवाबदेही भी लोगों ने तय करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि इस वक्त जो है पार्टी इतनी ज्यादा फॉर्म में, कोई भी पार्टी इतनी फॉर्म में थी, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस आने वाली है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो अति उत्साहित तरीके से ज्यादा काम कर रहे थे, और बीजेपी के में कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह की कमी थी। और महिलाएं तो उत्तराखंड की बहुत ज्यादा जागरूक है। हाँ, जब से उत्तराखंड राज्य बना, महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं ठगा सा ये भी महसूस हुआ कि उनकी भागीदारी राजनीति में थोड़ी कम है। बिल्कुल, आ रही हूं नरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, और महिलाओं ने तो राज्य आंदोलन में भी बेहद अहम भूमिका अदा की थी। नरेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही, मैं पुरुषोत्तम जी की बाकी बातों से तो सब सहमत हूँ, लेकिन इससे ना इत्तेफाकी इसलिए रखता हूँ जी। मैं आपको बताऊं कि देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और आम आदमी पार्टी को हम अभी रेस में इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि वो अभी ना तो उनका कोई विधायक है, ना भी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है। दोनों पार्टियां, ये भाजपा और कांग्रेस, ये दावा करती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण और हम महिलाओं का उत्थान के लिए, और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राज्य को बनाने में, तो हम उनको सम्मान देते हैं, हम भागीदारी देंगे, हम उनके लिए टिकट में आरक्षण करेंगे। लेकिन आपको दुख होगा ये जानकर कि दोनों दलों ने दहाई का आंकड़े में भी इनको टिकटें नहीं दी हैं, नहीं बांटी हैं, और कुल 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी जो हैं, उसमें
569 प्रत्याशी तो हैं, पुरुष हैं, और केवल 63 प्रत्याशी महिलाएं हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्रदेश में इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है। तो इस चीज से हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते कि अगर कांग्रेस ने कह दिया कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं या भाजपा ने कह दिया हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, सम्मान तो सामने दिख रहा है। आपने कुल 632 में से केवल 63 महिलाओं को अगर टिकट दिया है, और वो भी सभी दलों के, मैं कांग्रेस भाजपा की नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी भी आम आदमी पार्टी भी, उत्तराखंड क्रांति दल भी, इसमें सब शामिल है। तो ये एक बात है जिससे मैं पुरुषोत्तम जी की इस बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन बाकी उन्होंने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।